Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So let's start. So today's topic is pharmaceutical incompatibility. Link for other chapters you will get in the description box, otherwise from the I button. चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी को. इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रेस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, जो आप बी फार्म के फर्स्ट सेम में या डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में पढ़ते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विद डेफिनेशन, इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स व्हेन यू मिक्स टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर एनी ड्रग और एनी इंग्रेडिएंट एंड द रिजल्ट इज अनडिज़ायरेबल. मतलब आप जब दो या दो से ज़्यादा किसी सब्सटेंस को मिलाते हो, बट द सब्सटेंस शुड बी एंटागोनिस्ट नॉट एगोनिस्ट. एगोनिस्ट मतलब जो साथ में आपके फ्रेंडली होना, एंटागोनिस्ट मतलब अनफ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली होना. ठीक है. सो आपके अगर आप एंटागोनिस्ट मतलब दो अनफ्रेंडली सब्सटेंस को एक साथ मिलाते हो तो आपका क्या होगा? ऑब्वियसली अगर वो अनफ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, तो आपको जो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी अनडिज़ायरेबल, अनएक्सेप्टेबल. ठीक है. जो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है. किस तरह से? या तो सेफ्टी मैटर में, मतलब वो सेफ़ नहीं होगा, अनसेफ ड्रग हो सकता है, या तो फिर एफिकेसी मतलब इफेक्ट. एफिशिएंसी एंड एफिकेसी दो डिफरेंट वर्ड है. एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्ट, एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता. तो आपका इफेक्ट अलग हो जाएगा, या फिर अपीयरेंस जो है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है वो बदल जाएगा. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में अगर इस तरह का चेंजेस हो, दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़. आपके 3 टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज़ फार्मास्यूटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, फार्मेसी में या प्रेस्क्रिप्शन में. दैट इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, देन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, एंड थर्ड इज दैट इज थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल विथ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी. सो आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल नाम ही है आपका, तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव होता है. तो क्या होता है? मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपने कंबाइन किया. कंबाइन करने से उसमें फिजिकल चेंजेस आए, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदला और बदलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो अनएक्सेप्टेबल है. ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल है, तभी हम उसे इनकम्पैटिबल कह रहे हैं. अगर वो एक्सेप्टेबल होता हमें, देन वो कंपैटिबल कहलाता. ठीक है, मतलब वो ठीक है, सही है. तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी. रीजंस क्या होते हैं ऐसे होने का? इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन या लिक्विफिकेशन. इमिसिबल, आपस में मिक्स नहीं हो रहा है. दो सब्सटेंस आपने लिया, मिक्स नहीं हो रहा है. दो सब्सटेंस आपने लिया, एक सब्सटेंस दूसरे वाले में घुल नहीं रहा है. ठीक है, कोई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में घुल नहीं रहा है. प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं बता दूँ, केमिकल चेंजेस में भी आप केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में भी देखोगे प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होना ही मतलब होता है कि आपका वो इनसॉल्यूबल बन जाएगा, बट आपका केमिकल नेचर नहीं बदला. केमिकल नेचर वाइज इनसॉल्यूबल बन जाना मतलब मान लीजिए कोई सॉल्यूबल है, लेकिन मतलब मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर जो सॉलिड है वो किसी में सॉल्यूबल है, किसी में इनसॉल्यूबल है. ठीक है, तो आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसमें वो इनसॉल्यूबल रहा है, दैट इज़ यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. ठीक है. अदरवाइज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन अगर केमिकल चेंजेस वाइज होना, उसका मतलब होता है कि आपका मान लीजिए किसी ड्रग के साथ वो रिएक्ट करके और वो एक ऐसा ही प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, कोई ए सब्सटेंस जो सॉल्युबल था वो बी के साथ रिएक्ट करके ए बी का कुछ कॉम्बिनेशन बन गया, सी बन गया, जो कि आपका प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल होगा. ठीक है. यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ए ही रहता है, बट आपका जिस सॉल्वेंट में आप मिलाते हो, बी सॉल्वेंट में मिलाते हो, सॉल्वेंट में वो प्रेसिपिटेट की तरह रहता है. ठीक है, मतलब वो इनसॉल्युबल होकर रहता है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है. देन आपका लिक्विफिकेशन, सॉलिड का लिक्विफिकेशन हो जाना. मान लीजिए कि आपने एक ड्रग को दूसरे किसी ड्रग के साथ जैसे ही रखा तो ए ड्रग जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लिक्विड बन गया. ठीक है, तो इस तरह का जो चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी या फिजिकल चेंजेस. ठीक है, तो इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं या क्या क्या एग्जाम्पल्स है? वैसे तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, बहुत सारे इनकम्पैटिबिलिटीज़ होते हैं अगर आप रिसर्च लेवल तक जाओ, बट सिलेबस पर्पज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बस 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिसमें आप समझो कि किस तरह का होता है, तो आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमिसिबिलिटी. इमिसिबिलिटी का भी बहुत सारा केसेस होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ऑयल एंड वाटर. ठीक है, वेरियस गैसेज है, वेरियस लिक्विड्स है, फ्लूइड्स है, जहाँ पे आपका इमिसिबिलिटी देखने को मिलता है. एग्जाम्पल में लेंगे ऑयल एंड वाटर, जो कि आपस में इमिसिबल है, सबको पता है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इमल्सिफिकेशन कर सकते हो. इमल्सिफिकेशन फॉर्म करने का मतलब मैं बता दूँ क्या होता है. ऑयल एंड वाटर में आप सबको पता होगा, जो ज़्यादा है वो आपका नीचे रहेगा एंड जो कम है वो ऊपर तैरेगा. ठीक है, जैसे आपने समुद्र में ऑयल डाला तो ऑयल ऊपर तैरते रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी अगर शिप वगैरह वहाँ पे मतलब
हुआ तो वहाँ ब्लास्ट वगैरह हो जाता है, क्योंकि शिप वगैरह से ऑयल आपका समुद्र में आता है एंड देन वो आग लग गया तो देन वो आग लग सकता है, समुद्र में भी आग लगता है जिससे कहता है, ठीक है, बिकॉज ऑयल तो आपका वहाँ पे डिजॉल्व नहीं होता, ऑयल ऊपर में तैरता है। एनीवेज, तो इमल्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है, आप एक इमल्सिफिकेशन कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो, उसे ऐसा करो कि वो ऊपर तैरे नहीं, जो कम वाला मात्रा है, ठीक है, मान लीजिए वाटर ज़्यादा, ऑयल उसमें थोड़ा बहुत आपने डाला तो ऑयल ऊपर तैरेगा, तो आप अगर ऑयल को चाहते हो कि ऊपर ना तैरे तो आप क्या कर सकते हो, इमल्सिफिकेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑयल है आप उसमें इमल्शन ऐड कर दो, ठीक है, इमल्शन ऐड कर दो, क्या होगा, ऑयल जो है आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बढ़ जाएंगे एंड बटने के बाद आपका वाटर में पूरी तरह से तैरने लगेगा, मतलब पूरा वाटर के सॉल्वेंट में बराबर यूनिफॉर्मली तैरेगा। वैसे आप सेक करोगे तभी भी ऐसा होगा, आप काफ़ी देर सेक कर दो ऑयल एंड वाटर को तो वो भी इमल्शन फॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद वापस वो अलग लेयर बन जाएगा। बट आप अगर इमल्सिफायर ऐड करो, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करो तो क्या होगा, आप जस्ट सेक करते हो तो ये लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल रहेगा, वो इजीली आपका जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल है वो वाटर में पूरा यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन आपका इनसॉल्युबिलिटी का केस क्या होता है, जहाँ पे आपका क्या है कि आपके इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स या इनसॉल्युबल सॉलिड्स जैसे कि चॉक पाउडर, कैलेमाइन और भी होता है टैल्क वगैरह, ठीक है, वो आपका व्हीकल में डिजॉल्व नहीं होता, आपका सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता हो, तब आपको क्या करना है, जैसे वाटर वगैरह में डिजॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करो, वहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करो, सस्पेंशन बना दो। सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने से क्या होगा, जैसे इमल्शन में होता है, जैसे कि आप शेक करोगे काफ़ी देर के लिए तो हो सकता है वो जो आपका इनसॉल्युबल पार्टिकल्स था वो क्या होगा, वाटर के अंदर तैरने लगेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अगर सस्पेंशन ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी मतलब सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके आप उसमें मिला दो सस्पेंडिंग एजेंट, तो क्या होगा कि वही जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स थे जो तैर रहे थे वो तो थोड़ा देर के लिए तैर रहा है, फिर वो अलग हो जाएगा अपना, ठीक है, या तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा तो नीचे सेटल हो जाएगा, या तो फिर अगर वो हल्का डेंसिटी का जैसे टैल्क वगैरह तो वो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है, वापस ऊपर चला जाएगा पानी के ऊपर। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने से यही जो आप शेक करते हो ना, तो शेक करने के बाद वो तुरंत आपका अलग नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग आपका बहुत देर तक आपका डिजॉल्व तो नहीं होगा बट स्प्रेड रहेगा, पूरे सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वो सॉलिड पार्टिकल्स। तो इस तरह का आपका केसेस को आप इस तरह ठीक कर सकते हो, फॉर एग्जांपल्स के लिए था। देन आपका केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में चलते, तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में क्या है, जब आपका मान लीजिए प्रेस्क्रिप्शन में कुछ इंग्रेडिएंट्स है उससे आप साथ में मिलाते हो, मिलाने की वजह से जब उसमें केमिकल रिएक्शंस हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो, ठीक है, चेंजेस होकर के जो प्रोडक्ट बने वो टॉक्सिक या फिर इनएक्टिव, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल हो जाना, इनएक्टिव मतलब कोई इफेक्ट नहीं, एकदम न्यूट्रल हो जाना, आपका जो काम करना चाहिए दवाई के रूप में वो काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका ऐसा केसेस कब देखने को मिल सकता है, फार्मेसी में 3 तरह का ही आपस में रिएक्शंस होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन ऐड होना, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिएक्ट हो जाएगा, कोई एक आपका फंक्शनल ग्रुप हट के वहाँ पे OH या फिर H लग जाएगा, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ए बी के साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब ए का कुछ मॉलिक्यूल बी के पास चला जाएगा, बी का कुछ मॉलिक्यूल ए के पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए एंड बी से जो सी एंड डी बनेगा, सी आपका ए बी का मिक्सचर रहेगा, डी बी आपका ए बी का मिक्सचर रहेगा, या फिर मान लीजिए एक सी बनेगा जिसमें ए एंड बी दोनों है तो कंबाइन हो जाना, ठीक है। तो एनीवेज इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एल्कोलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी का एक कैटेगरी लेते हैं, जिसमें कि आपका एल्कोलॉइडल सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल आयोडाइड के साथ इनकम्पैटिबल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि कफ मिक्सचर्स, कोई भी कफ का मिक्सचर्स या जो भी सिरप एलिक्सर जो भी बनाइए कफ के लिए, ठीक है, अगर उसमें पोटेशियम आयोडाइड एज अ एक्सपेक्टोरेंट आपने लिया, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट ऐसे ड्रग्स को बोला जाता है जो आपके कफ को बाहर निकाल सकता है, जी हाँ, जो आपके कफ को एक्सपील आउट करेगा, आपके बॉडी से निकाल देगा, ठीक है, आप उसे खास कर बाहर निकाल दोगे, आपका पूरा कफ जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, या लार्ज अमाउंट में कफ बाहर निकल आएगा सिरप पीने से, तो एनीवेज उसे बोला जाता है एक्सपेक्टोरेंट। तो आपका पोटेशियम आयोडाइड एज अ एक्सपेक्टोरेंट प्रेस्क्राइब किया जाता है, उसके साथ आपका होता है टिंक्चर ऑफ इपिकाकुआना। इपिकाकुआना एक तरह का हर्बल मेडिसिन में बता सकती हूँ। इपिकाकुआना से क्या होता है, टिंक्चर मतलब होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकालना, मतलब इपिकाकुआना का एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, जैसे कि आपका ऑरेंज एक्सट्रैक्ट होता है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट यानी ऑरेंज का ही आप एक्सट्रैक्ट्स को लेते हो, मतलब उसी में से रस निकलता है आपका, जो रस आपका एज अ फ्लेवरिंग एजेंट,
तो पानी से नहीं, अल्कोहल या अलग तरह का सॉल्वेंट से आपका मतलब उसमें आपका ऑरेंज नहीं रहेगा, पर ऑरेंज के अंदर पाए जाने वाला जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी केमिकल्स है, वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आ जाता है। तो एनीवेज आप इसके लिए एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ सकते हो। तो इपिकाकुआना का टिंचर मतलब इपिकाकुआना का एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है, आपका इपिकाकुआना का टिंचर में होता है इमिटिन। इमिटिन क्या है, एक तरह का एल्कलॉइडल सॉल्ट है जो आपका इपिकाकुआना के टिंचर में, इपिकाकुआना में रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या है, अगर आपने कोई, इसका भी आपका रोल होता है कफ में, इपिकाकुआना का, दैट इज़ वाई ये लिया जाता है। तो कफ मिक्सचर में मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड भी है और आपका इपिकाकुआना भी है, इपिकाकुआना में इमिटिन है। तो आपका क्या हो सकता है, इस इमिटिन की वजह से आपका इमिटिन, क्योंकि अल्कलॉइडल सॉल्ट है और सॉल्युबल आयोडाइड हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड, ये आपस में मिक्स होकर के क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका इमिटिन और पोटेशियम आयोडाइड आपस में केमिकली रिएक्ट होगा, जिसकी वजह से एक ऐसा चीज़ बनेगा जो आपका प्रेसिपिटेट की तरह होगा। मतलब वो जो सॉल्युबल आयोडाइड था वो इनसॉल्युबल, यानी पोटेशियम आयोडाइड आपका सॉल्युबल था, पर उससे जो आयोडाइड बनेगा रिएक्शन के बाद वो ऐसा प्रेसिपिटेट आयोडाइड होगा जो आपका सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इमिटिन का क्वांटिटी को कम कर सकते हो। इमिटिन का क्वांटिटी कम करने से आपका क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। मैं बता दूँ, जब भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट, तो दोनों का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर उतना कंसंट्रेशन रहा तभी रिएक्शन होगा, अगर कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी इमिटिन के साथ आपका रिएक्ट करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड को पर्टिकुलर इमिटिन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर उससे काफ़ी कम रहा तो आपका वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एनीवेज, इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्युबल सैलिसाइलेट इनकम्पैटिबिलिटीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्युबल सैलिसाइलेट के केस में विथ फेरिक सॉल्ट मिलेगा तो वहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी होता है, सॉल्युबल सैलिसाइलेट्स विथ फेरिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फेरिक सॉल्ट ले लीजिए, उसके साथ अगर आप सोडियम सैलिसाइलेट को मिलाते हो, सोडियम सैलिसाइलेट एक तरह का सॉल्युबल सैलिसाइलेट है, ठीक है। अगर आपस में मिलाते हो तो उससे क्या होगा, इनडिफ्यूजिबल या फिर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यहाँ पर भी आपका वो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल या इनडिफ्यूजिबल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कैसे ठीक कर सकते हो, व्हीकल को दो पार्ट में बांट लीजिए। मान लीजिए कि 100 ml का आपका व्हीकल है, आप 100 ml से उसे 50-50 ml का कर लो, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या है, मतलब एक साथ, जहाँ आप सारा चीज़ को एक साथ घोल रहे थे, एक साथ घोलने के बजाय आपको अगर मान लीजिए कि कोई आप फॉर्मुलेशन बनाना है जहाँ पे आपको फेरिक सॉल्ट ऐड ही करना है, ठीक है, जानबूझकर तो आप ऐड नहीं करोगे, फेरिक सॉल्ट भी ऐड करना है और उसे भी ऐड करना है, सैलिसाइलेट्स को भी। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, बनाने के लिए व्हीकल को दो पार्ट में बांटो। एक में आप मान लीजिए एक रिएक्टेंट को ऐड करो और दूसरे हाफ में दूसरा रिएक्टेंट आपका ऐड होगा। तो कैसे ऐड होगा, मान लीजिए कि आपने जो 50 ml अलग किया, उस 50 ml में आप सॉल्युबल सैलिसाइलेट या सोडियम सैलिसाइलेट जो उसे आप घोल दो, ठीक है। और दूसरा जो 50 ml बचा, उसमें पहले आप ट्रागाकांत पाउडर ऐड करो। ट्रागाकांत पाउडर क्या करेगा, वो हेल्प करेगा प्रेसिपिटेट को फॉर्म होने से रोकने में, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट को रोकने में मदद करेगा। तो दैट इज़ वाई आप जो दूसरा वाला 50 ml है, दूसरा वाला 50 ml में पहले आप ट्रागाकांत घोलो, उसके बाद ट्रागाकांत पाउडर को घोलने के बाद उससे एक म्यूसिलेज फॉर्म होगा। म्यूसिलेज यानी कि थिक टाइप का पेस्ट, मतलब कैसे कहेंगे, आप कभी स्लरी बनाए हो, बेसन को घोले हो, बेसन को घोलने पर स्लरी बैटर बनता है ना, तो इस तरह का यहाँ म्यूसिलेज भी होगा। या फिर कभी कोई जेलाटिन को आपने घोला है तो एक देखते हो जेली टाइप का फॉर्म होता है, गाढ़ा टाइप का थिक, तो उसी तरह का ट्रागाकांत। तो ट्रागाकांत के साथ आप म्यूसिलेज फॉर्म करो, ठीक है, मतलब गाढ़ा थिक सॉल्वेंट का एक थिक पेस्ट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आप दूसरा वाला रिएक्टेंट जो है, मान लीजिए फेरिक सॉल्ट जो बचा हुआ है, उससे आप मिलाओ, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब आप दोनों सॉल्वेंट का मिक्सचर, मतलब एक जो आपका म्यूसिलेज बन गया जिसमें फेरिक सॉल्ट है, दूसरा जो जिसमें आपका सॉल्युबल सैलिसाइलेट है, इसको जब आपस में अब एक साथ आप मिलाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से वो बच जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो फेरिक सैलिसाइलेट बन रहा था वो नहीं बनेगा। इस तरह से आप ठीक कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। उससे पहले आज का IQ फैक्ट, Viagra can worsen skin cancer. Research have found that people with erectile dysfunction medication, that is Viagra, that inhibits the enzyme that otherwise slow down the growing of melanoma cells, but in only encourages the existing skin cancer, not trigger the new one. जी हाँ, क्या होता है वाइग्रा, आप सबको पता होगा, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। मेल्स लेते हैं जिनका क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता हो, ठीक है। वैसे केसेस में मेल लेते हैं। आपका मेल जब लेता है, अगर उससे आपका स्किन का कैंसर का प्रॉब्लम है, अगर है तब उससे नहीं खाना चाहिए वाइग्रा, बिकॉज क्या होता है, वाइग्रा खाने से क्या होगा,
एंजाइम एक होता है हमारे बॉडी में, जो एंजाइम कैंसरियस सेल को ग्रो होने से रोकता है, ठीक है, ग्रोथ को कम करता है, ठीक है, मेलानोमा सेल्स या कैंसरियस सेल को रोकता है, तो उस एंजाइम को ही ये रोक देगा। मतलब एंजाइम अपना काम करता था ना, तो डायरेक्टली कैंसर नहीं बढ़ावा देगा, लेकिन जो एंजाइम आपका कैंसर को ठीक करता है उस एंजाइम को ही ये रोक देगा, वाइग्रा, ठीक है, जिसकी वजह से वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, मतलब कैंसर को कम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से उसे नहीं खाना चाहिए जिसको स्किन कैंसर है। बट ऑब्वियसली जिसको स्किन कैंसर कभी नहीं हुआ है तो उसमें नहीं होगा, मतलब रिसर्च में ये भी पाएगा कि नया वाला आपका नहीं बनेगा, नया स्किन कैंसर किसी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर पहले से है तो वो स्थिति खराब कर सकता है। तो एनीवेज चलिए इसके बाद चलते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कब देखने को मिल सकता है? विथ सर्टेन ड्रग्स which is prescribed to a patient with particular type of pharmacological action, desired pharmacological action, but the result is the different type of action which is not expected. Okay, means आपने मान लीजिए कि कोई ड्रग एज अ डॉक्टर कोई ड्रग आपने प्रेस्क्राइब किया अपने पेशेंट को, ठीक है, बुखार हुआ, बुखार के लिए दिया, लेकिन वो बुखार ठीक करने के बजाय कुछ और ही हो गया, या तो वो बुखार ही ठीक नहीं किया या फिर बुखार तो ठीक किया लेकिन उसके साथ साथ आपका बीपी हाई कर दिया, इस तरह का, ठीक है, तो आपका अनडिज़ायरेबल रिजल्ट आपको अगर मिले ड्रग से तो दैट इज़ कॉल्ड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ, इनकम्पैटिबिलिटी आपको दो केस में देखने को मिल सकता है। एक ड्रग को जब दूसरे ड्रग के साथ लो तब भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, मतलब आपका मेडिसिन ए मेडिसिन बी के साथ लो तब हो सकता है, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी। या तो फिर इनकम्पैटिबिलिटी आपके इंग्रेडिएंट के अंदर ही हो सकता है, मतलब ए ड्रग को आप जब डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ काफ़ी सारे चीज़ मिलाते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाइंडर, देन सॉल्वेंट एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ मिलाते हो, तो वो आपस में ही आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपका कंपैटिबल ना हो, ठीक है। मतलब एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के साथ भी हो सकता है, या फिर एक ही मेडिसिन को बनाने समय जो जो आप सामान मिला रहे हो, जो जो इंग्रेडिएंट मिला रहे हो वो आपस में इनकम्पैटिबल है, ठीक है। तो दो केस में आपको इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल सकता है, फिजिकल भी, केमिकल भी एंड थेराप्यूटिक, तीनों में ही, ठीक है। एनीवेज आपका बट थेराप्यूटिक में आपका, क्योंकि आप मिला तो कुछ नहीं रहे हो, थेराप्यूटिक मतलब ही होता है कि आप डिजीज पर्पस के लिए रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा वाला केस होता है ड्रग का, एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ, तो यहाँ पर्टिकुलर ड्रग, यहाँ पे ड्रग आप बना नहीं रहे हो, तो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में मतलब एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ आपका इनकम्पैटिबिलिटी होना, यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनीवेज चलिए यहाँ पे रीजंस क्या क्या है। पहला होता है डोजेस फॉर्म गलत देना, टैबलेट आपको इंजेक्शन बोला गया था, आपने टैबलेट दे दिया, रॉन्ग डोज, 5 ml पीना चाहिए था, आपने 20 ml पीने को बोल दिया, रॉन्ग ड्रग, दवाई ही दूसरा दे दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, दवाई दूसरा दे देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, पर्टिकुलर पेशेंट या पर्टिकुलर किसी को बीमारी हुआ है तो उस केस में हो सकता है वो ड्रग उसे खाना मना हो, वही ड्रग आपने दे दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि होता है किसी को किसी खाना से एलर्जी तो आप वो खाना नहीं खा सकते हो, किसी को तो किसी तरह का बीमारी हुआ है जिसमें अगर आप कोई खाना खाते हो तो बीमारी और बढ़ सकता है, तो वो खाना आप नहीं खाओगे, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग के केस में भी वैसा होता है। साइनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक, साइनर्जिस्टिक मतलब होता है अगर एक्शन बढ़ जाए, दो ड्रग को आपने साथ में लिया तो दोनों ड्रग मिलकर आपका ज़्यादा एक्शन दे दिया, दैट इज साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है दो ड्रग को आपने जैसे साथ में लिया तो दोनों का ही एक्शन कम हो गया, जितना काम करना चाहिए था वो काम एक साथ नहीं कर पाएगा, तो जैसे कि वैसा केस में क्या करो, आप एक दवाई सुबह लो, एक दूसरा दवाई शाम को लो, ठीक है, तो एक साथ लेके ले लोगे तो दोनों का काम कम हो जाएगा, इस तरह का होना। देन ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में क्या होता है, दो ड्रग को साथ में लिए तो उसका कुछ उल्टा ही एक्शन कर गया, बुखार के लिए देते, बुखार करने की जगह मतलब एक आपने बुखार और उसके साथ एक ऐसा एंटासिड दे दिया, ठीक है, एसिडिटी तो कम नहीं किया, वो बुखार तो कम नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, उसकी वजह से पेट खराब हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह का होता है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रॉन्ग ड्रग और डोजेस फॉर्म, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका सेम नेम होता है, प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, मैं बता दूँ दोनों ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग है, ठीक है। आपका ये क्या होता है, दोनों ही आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस, इम्यूनिटी सप्रेस करने में काम आता है, कैंसर वगैरह को ठीक करने में आता है, कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस अगर आपके बॉडी में वहाँ ठीक करने में काम आता है, दोनों एक ही तरह का है, लेकिन आपका यहाँ मतलब डिफरेंस क्या है, प्रेडनिसोन जो है आपके बॉडी में जाकर लीवर उसे मेटाबोलाइज करके प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट करता है, एंड प्रेडनिसोलोन जो है
वो आपका ऑलरेडी कन्वर्टेड मेडिसिन है, प्रेडनिसोलोन कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट काम करता है। तो अगर किसी पेशेंट में लीवर डैमेजिंग रहा, लीवर में प्रॉब्लम रहा, जो कि प्रेडनिसोन को प्रेडनिसोलोन में नहीं बदल पाया, तो आपने अगर उसे गलती से प्रेडनिसोलोन की जगह प्रेडनिसोन दे दिया, तो वो जब तक प्रेडनिसोलोन में बदलेगा नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इट मीन्स वो काम ही नहीं करेगा आपके बॉडी में, गलती से अगर प्रेडनिसोलोन की जगह आपने प्रेडनिसोन दे दिया उस आदमी को। तो देन आपका डिजॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन दोनों ही आपका कार्डियक मेडिसिन है, कार्डियक फेलियर वगैरह में काम आता है। यहाँ पे भी वही है, दोनों आपका स्ट्रक्चरल वाइज एंड फंक्शन वाइज तो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो होता है जब ये एक्सक्रीशन करता है। डिजॉक्सिन जो है आपका किडनी से एक्सक्रीशन होता है, डिजिटॉक्सिन आपका लीवर से एक्सक्रीट करता है। अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो उसे डिजॉक्सिन देना अच्छा रहता है, अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो उसे डिजिटॉक्सिन। प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हो। तो अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है और आपने डिजॉक्सिन ही उसे दे दिया, तो किडनी में फेलियर है तो वो एक्सक्रीशन कैसे करेगा, ठीक है। तो इससे डेंजर होता है अगर आपने गलत ड्रग दे दिया। उसी तरह सिंगल ड्रग है जिसका कि वेरियस डोजेस फॉर्म आता है, जैसे कि पैरासीटामोल का टैबलेट है, सिरप है। बच्चे हैं, बच्चों के लिए आपका सिरप, जनरली छोटे छोटे बच्चों के लिए सिरप होता है, टैबलेट्स उसके लिए हाई पावर हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लेकिन आपने जो, आपको नहीं पता, बच्चा तो नहीं आया होगा खरीदने, उसके पेरेंट्स के होंगे, आपको नहीं पता, आपने गलती से सिरप की जगह टैबलेट दे दिया, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेथड बस एक ही चीज़ है, लिखने वाला भी सही से, जो प्रेस्क्राइबर है वो भी सही से नाम और डोजेस फॉर्म को लिखे, ठीक है। और पढ़ने वाला भी कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़े नाम को देने से पहले, ठीक है। मतलब एज अ फार्मासिस्ट आप चेक करो मेडिसिन का नाम, देन आप दो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स के केस में क्या है, कुछ ऐसे ड्रग्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कुछ पर्सन, किसी पर्सन को अगर एलर्जी है पर्टिकुलर ड्रग से ना दे, किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को ऑलरेडी कोई बीमारी है तो उसे पर्टिकुलर ड्रग्स जो बीमारी में नहीं देना चाहिए वो ना दे, ठीक है। तो उस केस में आपका, जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है आपका एक्टिव पेप्टिक अल्सर वालों को नहीं देना चाहिए, जिसका पेप्टिक अल्सर पहले से है, ठीक है, एक्टिव है बट ठीक नहीं हुआ है, पेप्टिक अल्सर अभी तक एक्टिव है, मतलब अभी भी है उसको, ठीक है, ठीक क्योर्ड नहीं हुआ है, उस केस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन उसे नहीं देना है। तो ठीक करने का क्या उपाय, इस केस में आप क्या कर सकते हो, या किसी को एलर्जी है पर्टिकुलर ड्रग से नहीं देना तो क्या करो, अल्टरनेटिव मेडिसिन दे दो। आपका एक बीमारी के लिए एक दवाई तो नहीं बना है, बहुत सारे दवाई होते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप कुछ और दवाई दे दो, ठीक है। सो एनीवेज, इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पोसोलॉजी। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।